हेलो एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। ओके, तो मैंने आपको बताया भी था नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। तो आज जो हम करेंगे वो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। अगर आप कर्व्ड सरफेस भी बोल सकते हो। कर्व्ड सरफेस में जो मेन यूज रहता है वो स्फेरिकल सरफेसेस का ही रहता है। इन स्फेरिकल सरफेस भी बोला जाता है, वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप स्फेरिकल सरफेस भी लिख सकते हो, स्फेरिकल मिरर भी लिख सकते हो। ये ओके, तो नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर से स्फेरिकल मिरर के लिए। ओके, कर्व्ड मिरर में एक और मिरर आता है पैराबोलिक मिरर, वो भी हमारे काम आता है टेलीस्कोप में। लेकिन मोस्ट जो काम आते हैं हमारे, मेनली जो काम आते हैं वो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो इसीलिए स्टडी भी हमारी स्फेरिकल मिरर्स के लिए ही रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस और मिरर कैसे बनते हैं ये देखना पड़ेगा हमें। तो एक बेटा सबको पता है स्फीयर्स के बारे में। ओके, तो स्फीयर क्या होता है सब लोगों को पता है। तो अगर हम लोग इस स्फीयर के एक सेक्शन को इस तरह से कुछ कट कर दें, तो ये जो कट सेक्शन हमारे पास बचा है इसको लेट से रिमूव कर दिया हमने, तो हमारे पास ये जो चीज बनी है अब इसको एक तरह से पॉलिश कर देंगे और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। अब प्लेन मिरर में क्या था, आप किसी भी तरफ से पॉलिश कर दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में आप किस तरफ से पॉलिश कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। ओके, मैं आपको बताता हूं अभी कौन सा मिरर कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव है। तो सबसे पहले जो ये हमने स्फेरिकल सरफेस कट किया है एक स्फीयर में से, देखो बेटा ये जो चीज होती है इसे बोला जाता है कन्वेक्सिटी, इसे बोला जाता है कन्वेक्सिटी। और ये वाली जो साइड है इसे बोला जाता है कनकेविटी, ठीक है। ये जो बल्जिंग सा सेक्शन है जिस तरफ इसे बोला जाता है कन्वेक्सिटी, ठीक है। और जो ये इधर से डीप है उसे कनकेविटी बोल दिया जाता है। तो अब हमारे पास कनकेव मिरर कैसे बनता है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है अगर इसकी कनकेविटी साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड हो, ठीक है, कनकेविटी की तरफ से रिफ्लेक्ट कर रहा है अगर, और मतलब मैंने इसकी कन्वेक्सिटी को क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, कनकेव मिरर। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर क्या होगा, तो अब अगर इसकी कन्वेक्सिटी क्या है, ये जो बल्जिंग साइड है इसको अगर रिफ्लेक्टिंग बना दिया और दूसरी तरफ से मैंने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो हम लोगों के पास दो स्फेरिकल मिरर्स आ चुके हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ये चीज वहां पे प्लेन मिरर में नहीं थी क्योंकि प्लेन मिरर में दोनों तरफ से सिमेट्रिक होने के कारण कोई डिफरेंट नहीं आती थी प्रॉपर्टीज अगर आप चेंज करते। लेकिन यहाँ पे आप किस तरफ से पॉलिश कर रहे हो उसी के कारण इन मिरर्स की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। हम देखेंगे कनकेव मिरर कुछ अलग तरीके से इमेजेस बनाएगा, कन्वेक्स मिरर कुछ अलग तरीके से इमेजेस बनाएगा। ओके, सो अब हम लोगों ने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है इन मिरर्स के साथ लिंक, वन बाय वन उन्हें डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो हमारी डेफिनेशंस आती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स सब आप गो थ्रू हो चुके होंगे इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहली जो टर्म है, सबसे पहले जो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बेटा हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर था, मैंने आपको क्या बोला, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसे क्या किया गया, एक स्फीयर में से कट किया गया है कि नहीं किया गया बेटा, तो उस स्फीयर का नेचुरल सी बात है एक सेंटर भी होगा, तो उसी स्फीयर का सेंटर जिसमें से इस स्फेरिकल मिरर को कट किया गया है उसको इसका क्या बोल दिया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच स्फेरिकल मिरर इज कट। ओके, तो हमारे पास लेट्स से कनकेव मिरर बना लेते हैं, तो इस कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी। ओके, आप अगर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर भी बना के रखना चाहते हैं तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, नेचुरल सी बात है कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ लाई करेगा। ओके, तो आप देख सकते हो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश्ड साइड की तरफ है, ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज फॉर कन्वेक्स एंड दिस इज फॉर कनकेव मिरर। ओके, ध्यान रखनी है चीज। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी पोल। तो ये जो हमारा मिरर होता है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे बोल दिया जाता है पोल।
ठीक है, जो पोल क्या है, मिड पॉइंट है। अब थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से पास हो रही, ठीक है, उसे क्या बोल दिया जाता है इस मिरर का, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट अब एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहती है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो ये प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे वो सारी रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं एक्चुअली मीट करेंगी या फिर अपीयर टू मीट करेंगी। जैसे कि देखो, अब अगर पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दे एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकस एफ। ओके, और सिमिलरली अब आपको पता है इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, कन्वेक्सिटी, तो इसके ऊपर जो इंसिडेंट रे आएंगी इधर से आएंगी, पैरेलल टू रेज है। तो अब यहां पे ये क्या करेगा, इस तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है आप देख सकते हो एक दूसरे से अवे जा रही है, तो नेक्स्ट सी बात है, पैरेलल नहीं है तो ये कहां पे मीट करेंगी, ये यहां पे मीट करेंगी, मतलब एक्चुअली नहीं मीट कर रही, अपीयर टू मीट हो रही है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which all the rays coming parallel to principal axis actually meet at a point or appear to meet at point. That point is called principal focus. Okay. तो जब भी प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है, ये जरूर डायग्राम जरूर बनानी आपने। ओके, नेक्स्ट एक आपसे पूछ लिया जाता है फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। ओके, तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है पोल से जो प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है उसी को क्या बोल दिया जाता है, फोकल लेंथ बोल दिया जाता है। ओके, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आप डेफिनेशन क्या दोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या थी, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस रहता है इसे आप क्या बोल देते हैं, इसे आप क्या कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ओके, तो मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूं, ये आप सबने देख ही लिया है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो अपर्चर क्या होता है, देखो, तो हमारे पास जो ये मिरर है, ठीक है, मैं कनकेव मिरर ही बना लेता हूं यहाँ पे। तो इस मिरर का अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो इफेक्टिव एरिया जहां से लाइट एंटर करेगी, ये जो इफेक्टिव एरिया है यहां से लाइट एंटर करेगी, तो इस इफेक्टिव एरिया का जो ये डायमीटर रहता है इसी को आप क्या बोल देते हैं, अपर्चर बोल देते हैं। ओके, तो अपर्चर क्या है, अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द इफेक्टिव एरिया फ्रॉम विच लाइट एंटर्स द स्फेरिकल मिरर। मेनली जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं हम लोग यूज करते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये अपर्चर काफी स्मॉल रखा था, ज्यादा करने से इसमें स्फेरिकल एब्रीविएशंस आ जाती हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल एब्रीविएशन वगैरह क्या होता है बात की बात है, बट अभी के लिए ध्यान रखिए जितने भी मिरर्स हमारे होते हैं मेनली हम उनका अपर्चर स्मॉल ही रखते हैं। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारी स्फेरिकल मिरर्स के लिंक। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें बताई, एक होती है फोकल लेंथ, एक होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आपको एक चीज यहाँ पे जाननी होगी, साइन कन्वेंशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स में, साइन कन्वेंशन। ओके, तो जो बच्चा साइन कन्वेंशन सीख लेता है उसका रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल नहीं गलत होगा। तो साइन कन्वेंशन कैसे देखते हैं, देखो, जैसे ये कनकेव मिरर है हमारे पास, ये हमारा पोल है। ओके, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, और सिमिलरली ये मैंने आपका कन्वेक्स मिरर बना लिया है, और कन्वेक्स मिरर का ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर। ओके, एक चीज मैं अभी बता देता हूं आपको, जो ये फोकस होता है ये हमेशा इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है। अभी प्रूव भी करेंगे हम इसे, बट आप ध्यान भी रखोगे ये मिड पॉइंट होता है इन दोनों का। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स होगी वो सारी की सारी पोल से स्टार्ट होने वाली है, इस पोल पॉइंट से स्टार्ट होने वाली है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था, जो भी हमारी मेजरमेंट होगी वो पोल से स्टार्ट होगी। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे ना, तो एक्स वाई एक्सिस में अगर आपको याद हो ये हमारा ओरिजिन होता है, तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे ओरिजिन क्या है, पोल है। ओके,
तो अब अगर आप देखोगे इसके ऊपर जो इंसिडेंट रे होगी वो कुछ ऐसे आएंगी, और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसके ऊपर इंसिडेंट रे हमारी क्या है बेटा, उधर से कुछ इस तरह से आएंगी। ये कनकेव मिरर के लिए है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से देखो आप लोग। तो अब यहाँ पे अगर आप मोस्टली क्या था, इसे पॉजिटिव मान लेते थे, इसे नेगेटिव मान लेते थे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है, इसे पॉजिटिव मानोगे। तो इस केस में अगर पोल से इधर जाओगे तो पॉजिटिव, और पोल से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो नेगेटिव। अब इस केस में क्या है, इंसिडेंट रे उधर से आ रही है, तो पोल से अगर हम इधर आएंगे तो पॉजिटिव, और पोल से इस तरफ ऑपोजिट इंसिडेंट रे जाएंगे तो नेगेटिव। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग साइड के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे। ओके, तो अगर आप इंसिडेंट रेस की तरह डायरेक्शन में चलते जाएंगे पोल में तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होगी। और अगर ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे जा रही हो तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, तो अब ये साइन कन्वेंशन है। एंड अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से आप ऊपर जा रहे हो प्लस, दोनों केसेस में ये कोई अलग नहीं है, मिरर्स के ऊपर को प्लस, और अगर नीचे को जा रहे हो नेगेटिव। जैसे इन्वर्टेड इमेज बनेगी हमारी, तो उसे इन्वर्टेड इमेज को क्या है, नेगेटिव के साथ ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये हमारी साइन कन्वेंशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो आपने क्या देखना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखनी है। तो पोल से मेजरमेंट स्टार्ट होगी, और पोल से अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे जाओगे तो नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था, इसे प्लीज आप याद रखिए। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमारा है, फिर अभी हम लोग प्रूव करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है वो निकालेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कनकेव मिरर के लिए करके दे रहा हूं, आप कन्वेक्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। ओके, आपसे पूछा कोई भी जा सकता है, तो आप दोनों के लिए एक बार ट्राई जरूर करिए। ठीक है, मैं आपको जैसे कनकेव के लिए करेंगे, कन्वेक्स के लिए बिल्कुल सेम मेथड ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें। ओके, तो ये हमारा पोल है, अगर ये हमारा फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आपको पता है ये स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास होगी, फोकस में से पास होगी, कुछ इस तरह से। ओके, जस्ट सिंपल सी रे डायग्राम बना रहा हूं मैं इसकी। अब आपको पता है अगर इस पॉइंट के ऊपर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नेचुरल सी बात है कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आपको पता ही होगा टेंजेंट जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीज परपेंडिकुलर होती है। ओके, और आपको पता है ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के बीच में एंगल हो जाएगा आई एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा आर एंगल हो जाएगा। ओके, अब अगर आप देखोगे ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा आई प्लस आर। ओके, ये P पॉइंट है, इसे N पॉइंट लेते हैं। तो N पॉइंट से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर P डैश। अब इस मिरर का जो अपर्चर होता है वो इतना स्मॉल होता है कि ये P डैश एंड P पॉइंट अप्रोक्सीमेटली क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं। अपर्चर स्मॉल होने की वजह से P एंड P डैश पॉइंट क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं। ये हमारी अप्रोक्सीमेशन रहती है, P एंड P पॉइंट, P डैश पॉइंट आर अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड ईच अदर। ओके, तो ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है, इसमें ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल CNP, तो ट्रायंगल CNP में देखेंगे tan i will be equals to क्या होगा, tan i equals to क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर NP डैश अपॉन CP डैश। ओके, यहाँ पे एंगल सारे स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल है, तो एंगल्स भी हमारे स्मॉल रहेंगे। जब एंगल स्मॉल रहता है तो tan i अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू i, एंड P पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है तो P डैश को P पॉइंट पे लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। सिमिलरली इन ट्रायंगल NFP डैश लिख लो आप लोग। ओके, तो इसमें आप लिखोगे tan i प्लस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर NP डैश अपॉन FP डैश। एंगल स्मॉल होने के कारण अब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, I approximately I plus R will be equals to NP by FP। ठीक है, हमारा क्या है FP डैश, तो FP आ जाएगा P एंड P डैश पॉइंट कोइंसाइड करें।
ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, डिवाइड 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I/I प्लस आर इक्वल्स टू, अब देखो जब इन्हें डिवाइड करेंगे एनपी एनपी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, FP/CP। ओके, अब देखो I और R एंगल इक्वल है, अगर I एंगल इज इक्वल्स टू R एंगल है, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 2I बन जाएगा, तो I/2I विल बी इक्वल्स टू, देखो FP को क्या लिख सकते हो, FP क्या है बेटा, ये क्या है, फोकल लेंथ है। ओके, और CP क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब विद साइन वैल्यूज डाली है हमने इनकी, तो साइन के साथ वैल्यू डाली, देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है और पोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो FP की वैल्यू क्या हो जाएगी, -F। ओके, ये साइन कन्वेंशन क्यों यूज किया है मैंने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव साइन किस लिए है, क्योंकि पोल से हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमिलरली CP को क्या लिखेंगे, -R, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो R इधर आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया है, R/2। ठीक है, तो हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है, जो मोस्टली हमारे यूज में आते हैं, जिनका अपर्चर हम लोग स्मॉल रख के ही चलते हैं, तो उनका अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो मेनली फोकस क्या हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया है, तभी ये R/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हमारी कनकेव मिरर के लिए डेरिवेशन है, बिल्कुल सिमिलर वे में आप कन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है होगी, क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकती है। ओके, जो भी मैंने इसमें साइन कन्वेंशंस लिए हैं, आपको ध्यान रखिए, जब भी आपने मिरर्स के लिए आगे रे ऑप्टिक्स में जब भी ऐसी डेरिवेशन करनी है, वैल्यूज डालते हुए आपने साइन कन्वेंशन जरूर लेने हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशन निकालेंगे। ओके, और इसी के बेस्ड मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से हमारा जो केस कंसीडर करने वाला हूं, वो मैं कंसीडर करने वाला हूं कनकेव मिरर। आप प्लीज आप कन्वेक्स के लिए भी करके देखिए। ओके, और कनकेव मिरर में जिन बच्चों को रे डायग्राम्स आती हैं 10th में करके, उन्हें बहुत क्लियर होगा कि जो कनकेव मिरर रहता है ये रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होता है, और जब इन्फिनिटी एंड फोकस तक हो तब हमारा रियल इमेज बनाता है, मतलब इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। ओके, तो ये हमारे पास कनकेव मिरर मैं मतलब रियल इमेज के लिए बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आप इसका वर्चुअल वाला केस भी सॉल्व करके देखना एक बार। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है, रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी डेरिवेशन करनी है, रे डायग्राम तो ड्रॉ करनी ही करनी है। अब कोशिश करो बिल्कुल सेम यही वाले डायग्राम्स बनाने की हर केस में। ओके, ये हमारा पोल है, ये हमारा F है, और लेट्स से दिस इज आवर C। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C। ओके, तो AB ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, AB ऑब्जेक्ट C रे डायग्राम पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये कहां से पास करती है, ये पास करती है फोकस में से। और दूसरी रे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, ये एंगल हमारा I हो जाएगा, आपको पता है ये नॉर्मल हो जाएगा ना, तो ये एंगल हमारा I है, यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, तो ये एंगल हमारा R हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन गई है B' और इसके बिल्कुल वर्टिकली नीचे A'। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज बन चुकी है आपकी कनकेव मिरर के लिए, रियल इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो अब हमें यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट अगर इतनी दूरी पे है, इमेज इतनी दूरी बन रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम लोग U कंसिडर कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे, U कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो इमेज डिस्टेंस V कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब V एंड U के बीच में रिलेशन निकालना है आप हमने। ओके, ये हमारा पॉइंट N है। ओके, यहां से आप फिर पहले की तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, और ये हमारा पॉइंट P' हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर से अप्रॉक्सीमेशन वही है, अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल। ठीक है, मिरर का अपर्चर स्मॉल है एंड P एंड P' पॉइंट्स कोइंसाइड।
ठीक है, तो ये हमारी दो अप्रोक्सीमेशन है। ओके, तो अब हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो हमें कौन कौन सा ट्रायंगल, देखो सबसे पहले अगर देखा जाए ए बी पी, ओके, और ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल सिमिलर है। वो क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एक तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है हमारा, और ये दोनों आई और आर एंगल इक्वल है। तो हमारा ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ओके, तो इसका रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं क्या है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब है इनकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। देखो दूसरी साइड बीपी लेने का यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है हमें, क्योंकि जो भी डायमेंशंस वगैरह है यू और वी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वही वाली चीज कंसीडर करो, एपी अपॉन ए डैश पी। ओके, एंड दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, वहां से हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब सेकंड हम लोग और कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ए डैश बी डैश एफ जो हमारा ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, पी डैश एन एफ। वो फिर से वही ये वर्टिकल एंगल्स है और ये एक एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, मैंने यहां से परपेंडिकुलर पहले ही ड्रॉ कर लिया था। तो हमारा दूसरा जो ट्रायंगल सिमिलर है वो है ट्रायंगल एन पी डैश एफ। ओके, एंड दैट इज सिमिलर टू एन पी डैश इज सिमिलर टू क्या आ जाएगा, बी डैश ए डैश एफ। ओके, तो ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये साइड्स भी प्रोपोर्शन में आ जाएगी, मतलब एन पी डैश अपॉन पी डैश एफ इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, या बी डैश ए डैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बी डैश ए डैश अपॉन, सॉरी आप लोग यहां पे क्या लिखोगे, एन पी डैश अपॉन बी डैश ई डैश इक्वल्स टू पी डैश एफ अपॉन पी डैश एफ इक्वल्स टू ई डैश एफ। ओके, तो ये हमारे पास आ गई। अब आपको पता है ये जो एन पी डैश है ये ए बी के बराबर रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सामने है, ये 90 डिग्री रेक्टेंगल बन रहा है। तो हमारा जो एन पी डैश है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए बी बाई बी डैश ई डैश। आपको पता है बी डैश ई डैश और ए डैश बी डैश इक्वल होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू पी डैश एफ को क्या लिख सकते हो, पी एफ लिख सकते हो, क्योंकि पी एंड पी डैश पॉइंट क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं, अपॉन ए डैश एफ। और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। तो अगर कंपेयरिंग 1 एंड 2 किया जाए, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर इनकी ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, एपी अपॉन ए डैश पी इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ। तो हमारे पास एक की रिलेशन बन चुका है। अब अगर इसमें देखा जाए एपी क्या है, एपी हमारा क्या है, यू है, ए डैश पी क्या है हमारा, वी है, पी एफ क्या है, पी एफ को आप फोकल लेंथ लिख सकते हो, ए डैश एफ क्या है, अब ए डैश एफ को यू वी एफ नहीं लिखा जा सकता, तो ए डैश एफ को आप क्या लिख सकते हो, कुछ ये लिख सकते हो, पी ए डैश माइनस पी एफ, तो बिल्कुल ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एपी अपॉन ए डैश पी इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ को क्या लिखेंगे आप लोग, पी ए डैश माइनस पी एफ। ओके, तो यहां तक क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन चुका है, आप देखो, ठीक है। अब ये वाला रिलेशन इस रिजल्ट के लिए वैलिड है। तो ऐसे तो 6 केसेस बन जाते हैं अलग अलग, आपको पता है, अगर ऑब्जेक्ट सी पे होता है फिर कुछ थोड़ा सा यहाँ पे केस और बन जाता है, तो हर एक केस, बट इतने केसेस याद भी नहीं रख सकते। तो इसको एक कॉमन रिजल्ट में ड्राइव करने के लिए हम इनकी वैल्यूज डालेंगे विद साइन। तो अब वो जो कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा, उस फॉर्मूला से वापस यहाँ पे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हुए दोबारा से फिर साइन कन्वेंशन डाल देते हैं। ओके, तो अब इनकी वैल्यूज डालेंगे विद साइन, ए पी ए, ठीक है। ये क्या है, u है। अब देखो बेटा, u को पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव, देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है और मुझे p से क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, इसका मतलब u को क्या लिखेंगे, माइनस u लिखेंगे, नेगेटिव साइन आ जाएगा। a डैश p इमेज डिस्टेंस, ये v भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भी माइनस v आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू pf। तो pf क्या है बेटा, देखो pf भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, इधर फोकल लेंथ f, तो फोकल लेंथ भी माइनस आ जाएगा अपॉन पी ए डैश, पी ए डैश फिर से हमारा माइनस यू, सॉरी पी ए डैश क्या है, माइनस वी है, और माइनस पी एफ क्या है बेटा, माइनस एफ है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं बेटा, अब तो सिंप्लीफाई करना है इसे, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस यू इंटू माइनस वी, ये क्या हो जाएगा,
यू वी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो चुका था माइनस आ जाएगा, माइनस यू एफ आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस वी एफ। तो ये रिजल्ट बन चुका है। अब एफ वाला रिजल्ट एक तरफ ले लेते हैं और उसमें से आप कॉमन ले लेंगे, यू वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी एफ प्लस यू एफ, और इन दोनों में से एफ कॉमन ले लेंगे और इसके नीचे ले आएंगे। तो यू वी बाई एफ इज इक्वल्स टू क्या बन गया, वी प्लस यू। ओके, यू वी को इसके इनके नीचे ले जाते हैं, तो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई यू वी। अब इनको अलग अलग करके लिख देंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो ये जो है हमारा, इसे बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। ओके, तो ये मिरर फॉर्मूला, अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, ये हर एक स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है, कोई भी केस हो, रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज हो, ओके, हर एक केस के लिए वैलिड है। इसको हमने वैलिड बनाया है बाय पुटिंग वैल्यूज विद साइन इन दिस फॉर्मूला। ओके, तो इसीलिए यहां से दोबारा यहां पे आने के लिए हम न्यूमेरिकल करते हैं, फिर से इसमें वैल्यूज डालेंगे फोकल लेंथ की, यू की, वी की विद साइंस। तो ध्यान रखना है आपने वैल्यूज को विद साइन जरूर डालना है, साइंस भूलना नहीं है, साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला आ गया इस केस के लिए। ओके, तो ये मिरर फॉर्मूला आपके लिए है, ये डेरिवेशन है। आप सेम केस कन्वेक्स मिरर के लिए भी करके देखिए और सेम केस कनकेव मिरर के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए भी करके देखिए। ओके, यहाँ पे मैं आपके लिए एक और चीज करके दिखाना चाहूंगा। ये मिरर फॉर्मूला आ गया हमारे लिए, इसमें मैग्निफिकेशन कितना हुआ है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, कि चीज कितना इनलार्ज हुआ है या कितना कम। यहाँ पे क्या इमेज इनलार्ज तो नहीं हुआ, स्मॉल हुआ है, तो कितना कम हुआ है कितना ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज स्टडी करने वाले हैं वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट इमेज की हाइट कितनी बड़ी है या छोटी है उसे बोला जाता है मैग्निफिकेशन। ओके, तो अब मैग्निफिकेशन को देखते हैं। देखो बेटा, यहां से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे क्या है हमारा, a डैश b डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं, ab। ओके, तो a डैश b डैश अपॉन ab को क्या लिखा जा सकता है, देखो। ठीक है, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं, ये वाली इक्वेशन को, हाँ ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ चुका है, AP। देखो इसका रेसिप्रोकल हुआ तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो a डैश p अपॉन AP। ओके, तो यहां से क्या आ गया है, अब इनकी वैल्यूज डालेंगे विद साइन। ओके, तो a डैश b डैश, देखो बेटा a डैश b डैश जो है वो इन्वर्टेड है, नीचे को डाला है, तो ये साइन कन्वेंशन क्या आएगा, माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, सीधा है, ऊपर को है, तो पॉजिटिव, इक्वल्स टू a डैश p, ये क्या है, v है, और माइनस p लिखेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, AP u है, माइनस u लिखेंगे, ये कैंसिल आउट, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ चुका है, माइनस v बाई u। ओके, तो दिस कम आउट टू बी योर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के ये जो फॉर्मूलाज है, तो यहाँ पे मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला हमारा क्या बना था, मिरर फॉर्मूला क्या बना था, अभी ड्राइव किया था हमने, मिरर फॉर्मूला बना था 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल्स टू 1 बाई f। ओके, और दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, जो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। तो ये दो फॉर्मूला है जो हर एक स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है। इवन ये वाला प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड बना सकते हो आप लोग। ये प्लेन मिरर में भी अगर आप देखोगे तो, क्योंकि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपको अगर देखा जाए, इन्फिनिटी हो जाती है, क्योंकि सीधा है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी भी होगा, एफ भी इन्फिनिटी में हो जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, v इज इक्वल्स टू माइनस u आ जाएगा। मैंने कल आपको जब पिछले वाले लेक्चर में किया था हमने, वहां पे मैंने बात भी की थी, v और u का साइन नेगेटिव लिखेंगे। ओके, वो इसीलिए लिखा था। ओके, तो साइन कन्वेंशन समझ आने चाहिए, फिर ये डेरिवेशंस आपकी बहुत इजी हो जाएंगी। आप दूसरे केसेस के लिए भी ट्राई करिए। ओके, ओके जी, अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें साइन कन्वेंशन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। न्यूमेरिकल्स में क्या दिक्कत आने वाली है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सीधे से न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादातर। अब जैसे एक न्यूमेरिकल आ गया, लेट्स से उन्होंने बोल दिया डेंटिस्ट मिरर यूज कर रहा है, तो हमें पता ना चाहिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, कन्वेक्स करता है कि कनकेव करता है, तो अकॉर्डिंगली आपका आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये जो मैं अभी आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, इनके कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है,
ध्यान में रखना, ये आपके न्यूमेरिकल करते हो बहुत ध्यान काम आएंगे। ओके, अब लेट्स से जैसे हम लोग बात करें, देखो बेटा कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, पहले बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर है? कनकेव, और जो अभी मैं पॉलिश इधर से कर दिया ये कौन सा बन गया? कन्वेक्स। ये कन्वेक्स मिरर है आपका, ये आपका कनकेव मिरर है। अभी जो मैं चीजें बताने वाला हूं डायरेक्टली आप मिरर न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे। ये इसका पोल है, ठीक है, एफ सी एफ सी। सबसे पहले देखो इसके ऊपर इंसिडेंट रे इधर से होंगी, इसके ऊपर इंसिडेंट रे इधर से आएंगे, तो इसका फोकस एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो कनकेव मिरर के लिए क्या है बेटा? कनकेव मिरर के लिए एफ हो या आर हो, दोनों ही हमारे क्या रहने वाले हैं? नेगेटिव। फिर हमारी बात आ जाती है कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए देखो बेटा हमारे एफ और आर दोनों ही क्या है? ये दोनों ही क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ये चीज आप आंखें बंद करके कर सकते हो। ओके, मोस्टली केसेस में अब देखो इंसिडेंट रे उधर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट इधर ही होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट यू जो है नेगेटिव ही होने वाला है। बट मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी, अगर कन्वर्जिंग रेज फॉल हो रही हो, अब इसके केस में कन्वर्जिंग रेज अगर फॉल होगी तो ऑब्जेक्ट अपीयर टू पीछे हो जाएगा। तो अगर वर्चुअल केस है जो कि बहुत रेयर केस होता है, तो उस केस के लिए आपका यू क्या है? पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, वो जब लेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनता है ना इनका मिरर्स का, तभी यूज होता है, अदरवाइज नहीं यूज होगा। अभी तो मतलब इन केसेस में तो नॉर्मली यू नेगेटिव ही लेते हैं। चलो, बट वो फैक्ट नहीं बोलूंगा मैं उसे, वो पक्का नहीं कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म है कि कुछ ऐसे ही रहेंगे। अब देखो अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, मतलब इमेज ऊपर को बन रही है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब इमेज आपकी क्या है? इरेक्ट है। तो न्यूमेरिकल में अगर उन्होंने कहा हुआ कि इमेज इज इरेक्ट, तो आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। ओके, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, इट मींस इमेज क्या बन रही है? आपकी इन्वर्टेड बन रही है। अब आपकी मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो ए लार्ज इमेज बन रही है, और अगर आपकी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इसका मतलब स्मॉलर इमेज बन रही है। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज है हमारी, अगर आपका V पॉजिटिव आ रहा है, तो V पॉजिटिव आने का मतलब देखो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगी। V पॉजिटिव कब होगा? देखो इस केस में V पॉजिटिव कब होगा? जब इधर बनेगा हमारा इमेज, इधर बनेगा तो V पॉजिटिव होगा। और इस केस में V पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज इधर बनेगा। तो मतलब इमेज पीछे बनेगा, तो इमेज इज बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर मतलब इमेज जो होगी हमारी क्या होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ध्यान रखनी है चीज। तो वर्चुअल के केस में V हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर V हमारा नेगेटिव आ गया, तो V नेगेटिव आने का मतलब इस केस में देखो V नेगेटिव का मतलब है इमेज हमारी इन फ्रंट बन जाएगी। तो इमेज हमारी इन फ्रंट बनने का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर। तो फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब स्क्रीन के ऊपर बनेगी, तो हमारी इमेज क्या बन जाएगी? रियल इमेज बन जाएगी। ओके, तो ये चीजें आप सीधा यूज करोगे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो सिंपल ऐसे बोल देंगे कि enlarge image of size 2 times and enlarge erect image of size 2 times the that of object is formed। तो इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन आपकी क्या होगी? +2। अगर वो बोल देंगे enlarge inverted image is formed, इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन माइनस में लेना पड़ेगा। enlarge image twice the size of object, तो मैग्निफिकेशन क्या लेना पड़ेगा? -2। तो आपको न्यूमेरिकल्स में ये चीजें सीधी ही यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीजें आपकी बहुत काम आने वाली है। लेट्स से आपको कोई भी केस दे देंगे, नेचर साइज पूछ लेंगे, तो ये यहां से हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि नेचर कैसा होने वाला है हमारे पास। ओके, तो मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल कर ही देता हूं। यहाँ पे आपने और भी प्रैक्टिस कर लिया न्यूमेरिकल्स इसकी, ये सबसे इजी वाला पार्ट है, इसमें कोई ट्रिकी न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है ऐसा। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कनकेव मिरर का ही कर लेते हैं। तो लेट्स से दे हैव सीन कि एक ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं जो आपके लिए है। तो वो कह रहे हैं कि अ कनकेव मिरर forms an image twice the size of object। ठीक है, the focal length of
focal length of mirror is 10 centimeter. Okay, then find the nature, कैसे बोल सकते हो, find where the object should be placed. इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या है, हमारा कनकेव मिरर है, फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस। तो हमें सिर्फ अभी तक जो इस क्वेश्चन में, देखो मैं अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूं इस क्वेश्चन, हमें जो दे रखा है मैग्निफिकेशन 2 दे रखा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, इमेज इज फॉर्म ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट उन्होंने ना तो इमेज इन्वर्टेड बता रखा है, ना ही इरेक्ट बता रखा है। और जो कनकेव मिरर होता है, ये कनकेव मिरर हमारा एनलार्ज इमेज बनाता है, जो वो वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है। जिन बच्चों को पता होगा, जो वर्चुअल इमेज जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होता है, एनलार्ज इमेज बनाता है और वर्चुअल बनाता है, ठीक है, और इरेक्ट बनाता है। और जब हमारी ऑब्जेक्ट जो होता है फोकस के ऊपर बोल दें, जहां फोकस एंड सी के बीच में हो जाए, तब भी इनलार्ज इमेज बनाता है और इन्वर्टर बनाता है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन श्योरली +2 नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ पे इस सोल्यूशन में 2 केसेस बन जाएंगे। केस 1 जब m की वैल्यू +2 होगी, और केस 2 हमारा जो है जब m की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। ओके, कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है, -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, दोनों तरफ -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, अब आपको VU के साइंस के बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लेट कर लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो U है, इमेज डिस्टेंस हमारा V है। ओके, तो यहां से बस आपने कुछ नहीं करना, देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, -V/U होता है, और दैट इज इक्वल टू +2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको करोगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2U आ जाएगा। ओके, जहां पे U भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -V/2 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा 1/f इज इक्वल टू 1/V + 1/U होता है। अब f की वैल्यू क्या है बेटा, -10 है, इक्वल्स टू v को v ही रहने दो, नहीं हमें ऐसा करना है, u को निकालना है तो ऐसा करते हैं v को एलिमिनेट कर देते हैं, ये वाला v की वैल्यू क्या ले सकते हो, -2u + 1/u। अब इसे सॉल्व कर दो, आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा, u की वैल्यू यहाँ पे डाल के v की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। और आप देखोगे इस केस में इरेक्ट इमेज है, v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, मतलब वर्चुअल वाला केस बन जाएगा हमारे पास। अब इस केस में भी सिमिलरली मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -V/U इज इक्वल टू -2, तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2u बन गया है। ओके, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। ओके, तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/2u + 1/u। यहां से फिर u की वैल्यू निकालो, और u की वैल्यू ही निकाल ली हमने, तो यहाँ पे इधर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस। तो u के साइन दो वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ पे 2 केसेस इसलिए कंसीडर करना पड़ा है क्योंकि कनकेव मिरर था और उन्होंने क्लियर नहीं किया इरेक्ट इमेज है जहाँ इन्वर्टेड इमेज है। अगर यहाँ पे वो क्लियर कर देते इन्वर्टेड इमेज है, फिर यही सॉल्व करके आते, अगर क्लियर कर देते इरेक्ट इमेज है, फिर यही सॉल्व करके आते। तो मैंने देखो यहाँ पे वैल्यूज डाली, जो चीज नहीं गिवन उनकी साइंस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, उनके साइंस अपने आप सही आएंगे हमारे। ओके, तो ये मैंने एक आपको क्वेश्चन किया करवाया है, आप भी बिल्कुल ऐसे और भी क्वेश्चंस करिए, तो ज्यादा टफ काम नहीं है, बहुत इजी है। स्फेरिकल मिरर्स में अब हमारा जो पार्ट था, एक तो हमने मिरर फॉर्मूला किया, उसी के बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, और एक हमने वो रिलेशन फोकल लेंथ एंड रेडियस के बीच में किया, वो मिरर के लिए वैलिड है, मिरर स्फेरिकल के लिए वैलिड है, प्लेन के लिए तो चलो ऐसा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फोकस विल बी इक्वल्स टू, फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस कहाँ पे आते हैं, कनकेव मिरर जैसे मैंने अभी बताया डेंटिस्ट यूज करते हैं, कनकेव मिरर और कहाँ पे यूज होता है हमारा, कनकेव मिरर ऐसा हमारा टेलीस्कोप में भी यूज होता है, पैराबोलिक कनकेव मिरर यूज होता है वहां पे भी। ओके, कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, रियर व्यू मिरर के लिए यूज होता है कन्वेक्स मिरर, और कहाँ पे यूज होता है, शार्प टर्न्स पे यूज होता है। ओके, कनकेव मिरर एक और अभी मेरे को याद आया, कनकेव मिरर और कहाँ पे यूज होता है, कनकेव मिरर बेसिकली इमेज वर्चुअल एंड इलार्ज करता है, तो इसीलिए मेकअप मिरर के लिए यूज होता है, क्योंकि मेकअप में क्या होता है, जब आर्टिस्ट ने मेकअप करना है तो उसने चाहता है कि वो अपने फेस का हर
पोर उसे दिखाई दे ताकि उसे फिलअप कर सके। तो इसीलिए इमेज वर्चुअल एंड इनलार्ज चाहिए। प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर को क्यों नहीं यूज कर सकते कि वो इमेज तो वर्चुअल दिखाएगा बट वो इनलार्ज नहीं करेगा, तो कनकेव मिरर इनलार्ज कर देता है। ओके, तो ऐसे आप और भी स्टडी करिए एप्लीकेशंस इन मिरर की। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो नेक्स्ट केस में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक था। ओके, थैंक यू।